नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। ऐसे छत्तीसगढ़ के वीर शहीद, वीर सपूत, अमर शहीदों की यह धरती, वीर नारायण, इसमें सोना खान है। नमन करें। वीर नारायण छत्तीसगढ़ के गौरव की पहचान है। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले। हमारे वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। हर साल की तरह धमतरी से 22 किलोमीटर दूर राजाराव कहार में वीर नारायण सिंह को याद किया जा रहा है। इस पवित्र पुण्य तिथि पर उन्हें अपने अर्पित करने राज्य के बड़े से बड़े व्यक्ति आला से लेके अदना तक यहाँ पहुंचे और मेले के रूप में यहाँ उनको याद किया जा रहा है, जहाँ सब एक होते हैं और वक्ता जो है मंच पे अपनी बातें रख रहे हैं और बहुत सारी बातों के अंतर्गत धर्म कोड बढ़ाने की, धर्मांतरण पे चिंता, पेशा कानून में परिवर्तन, ऐसी बहुत सारी बातें इस मंच से हो रही हैं। और आज का ये जो मेला है वो परंपरागत वेशभूषा में आदिवासी यहाँ मौजूद है और बहुत सारे रेला पाटा के सांस्कृतिक नृत्य भी हो रहे हैं, जिन्हें देखने दूर दराज से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं और एक बहुत आनंददायक माहौल है। और ये माहौल कल और बढ़ने वाला है, क्योंकि कल अंतिम दिन है जब मुख्यमंत्री यशस्वी विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचेंगे और बड़ी घोषणा करेंगे, जिससे आदिवासी समाज में हर्ष व्याप्त होगा। उसके सम्मान करने के लिए आतुर हैं, परंपरा अनुरूप उसके सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी है। उस जय स्तंभ में उनको बांधकर तोप से अंग्रेजों ने उड़ा दिया था और वह काम अब तक अधूरा है। 3 महीना पहले, 3 साल पहले आदिवासी समाज वहाँ मिट्टी लेके गांव की गया था और वहाँ एक मिसाल हमारे बीच माननीय श्री रामलाल जी, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, जिसके आगे बातचीत करेंगे। भोलाराम नेताम जी, गंगाराम दर्रो जी, भूपेन्द्र नागरती जी, अध्यक्ष गोवाड़ा गौड़ महासभा श्री भुवन प्रणाम जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रेमलाल जी से आग्रह करूंगा आप सभी अभिनंदन और मंच से पीला चावल गणतंत्र अभिनंदन। आदरणीय ब्रह्मण्य धाम जी, अपने उद्गार से आपने मंच का सम्मान के साथ बातों बातों में अपनी बात भी रख दिया। मैं मंच की ओर से यह उम्मीद करता हूं कि शायद यह बात हमारे अतिथियों तक अवश्य पहुंची होगी। हमारी परंपरा है कि हर चीज को हम अपने सांस्कृतिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ इस मंच के अतिथियों के सम्मान के लिए एक नृत्य बाबा नृत्य कस्पूर आपके सामने सादर प्रस्तुत है। स्वागत के रूप में एक सांस्कृतिक प्रस्तुति। Thank you.
फसल के लगाने के पहले उत्सव के रूप में यह गाना गांव में समाज के द्वारा वोटिंग परंपरा से आया हुआ है। रेला पाटा हम सब चीज को, प्रकृति की हर व्यवस्था को हम अपने देवता को, अपने आस्था को समर्पित करते हैं। ये रेला पाटा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो हमारे परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। आज समाज के यह सभा बाबा राजा राव के आशीर्वाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्था के प्रमुख और हमारे बीच प्रदेश के प्रमुख सब बैठे हुए हैं। आइए अभी उनके आशीर्वचन के साथ उद्बोधन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अवगत करा दूं कि इस देश में आदिवासियों को बहुत अधिकार मिला। 244 1 244 2 5वीं 6वीं अनुसूची, 366 अनुसूचित जनजाति का परिभाषा निर्दिष्ट करता है, तो 342 महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची प्रदान करती नोटिफिकेशन के द्वारा। यह शब्द आदिवासी एक आदि शब्द है जिसको हमने स्वीकारा। यह शब्द नहीं, यह परंपरा चलन वह गति है जिसमें पेड़ पशु पक्षी जीव जंतु को हम देव मानते हैं, अपनी परंपरा टोटम मानते हैं। उस परंपरा के संचलन के अस्तित्व, विकास और संवर्धन के लिए यह मंच महापंचायत से तय करता है। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्था और मंच से निवेदन के साथ आगामी उद्बोधन और अपने महत्वपूर्ण शब्द रखने के लिए मैं माननीय डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना जी, क्षेत्रीय संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रायपुर। आप एक डॉक्टर भी हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन समाज की मर्म को आप पहचानते हैं। इन्हीं आशा के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित उद्बोधन। आप सभी समाज बंधुओं, सियान जवान, माताजी दीदी, समाज के नेतागण, सब महिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से सेवा जोहार। कुछ पड़ता है, लोग रेला पाटा के माध्यम से आह्वान करते और आज तक यह कार्यक्रम साबित करता है कि बाबा के पास से कोई आज तक खाली नहीं गया और बाबा के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम, यह मंच बना है, तो निश्चित ही एक सफलता की ओर जाएगी। मैं बहुत ही सम्मान के साथ समय का और मंच का सम्मान करते हुए और गरिमामय विषय और गंभीरता को देखते हुए हमारे मुख्य वक्ता, राष्ट्रीय मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सर्व समाज के अध्यक्ष, प्रणेता, जो लगातार अपने जीवन काल में आदिवासी समाज के संघर्ष, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, और 4 अधिनियम, पेशा, एट्रोसिटी एक्ट, आबकारी नीति आपने संसद में रहकर बनाया और एक उम्र के इस पड़ाव में भी उम्मीद करते हैं कि एक नई पहल समाज में हो। एक बड़ी बात साहस के साथ कहने के लिए आप अरुण नेताम जी से मैं आग्रह करूंगा। आपका चिंतन था कि कुछ गंभीर समस्याओं की चर्चा समाज में भी होनी चाहिए जो समाज नहीं करते, और चूंकि यह इस जिला का, प्रदेश का नहीं, राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, आदिवासियों की या क्षेत्रीय लोग कुछ ऐसी समस्या जिसकी चर्चा आज तक हो नहीं पाती, उस चर्चा को हम राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्था के सामने रखना चाहते हैं, जनता के सामने, सारे जिलाध्यक्ष,
प्रदेश अध्यक्ष महासभा के सब बैठे, मातृशक्ति, पितृशक्ति और देवताओं के एक अनूठे संगम के साथ मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मार्गदर्शक प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण नेताम जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बातें, अपने विचार और इस सदन की बात रखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सम्मान के साथ माननीय अरुण नेताम जी। रेला पाटा सावन के महीने में जब बारिश धरती को चूमती है और हम फसल की तैयारी करते हैं, उसके पहले फसल के लगाने के पहले उत्सव के रूप में यह गाना गांव में समाज के द्वारा गोटिन परंपरा से आया हुआ है। रेला पाटा हम सब चीज को, प्रकृति की हर व्यवस्था को हम अपने देवता को, अपने आस्था को समर्पित करते हैं। ये रेला पाटा देवता बावन गांव साहे सबको जोहार। मैं लघु और एक निमंत्रण की आपके आशीर्वाद के साथ यह कार्यक्रम का 11वां साल आबाद गति से हर लोग सबको नमन जोहार। और लिए शब्दों के साथ मैं कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय ब्रह्मा नेताम जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत भाषण आप प्रस्तुत करें। बुढ़ाल पंता कंकाली नायना जिम्मेदारी आयना बाबा राजा राव आयना। आज बाबा राजा राव के माता कंकालिनी के अवसर पर 3 दिवसीय वीर मेला का आयोजन 8 दिसंबर, 9 दिसंबर और 10 दिसंबर को हर वर्ष यहाँ होता है।
आज 9 दिसंबर को द्वितीय दिवस के अवसर पर हम सबके लिए बहुत ही गौरव की बात, आदिवासी समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए इस मंच पर विराजमान अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयं संघ, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय रामलाल जी, इस मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक विकास, कृषि विकास, बड़े भैया आदरणीय रामविचार नेताम जी, इस मंच पर विराजमान माननीय अरविंद, माननीय पुरंदर सक्सेना जी, अटल सिंह साहू जी, नरेंद्र कुमार सिन्हा जी, इस ग्राम पंचायत के सरपंच, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रीमान गंगराले जी, कृष्ण कुमार ठाकुर जी, विनोद नागवंशी जी, और क्षमा चाहते हुए यहां उपस्थित हमारी सभी सगा समाज जन, यह वीर मेला समाज बंधुओं, सियान जवान, मातारी दीदी, समाज के नेतागण, सब महिला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तरफ से सेवा जोहार। आज ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा राजा राव जी के इस तीर्थ स्थान पर, कंकालीन दाई के इस पुण्य स्थान पर हम लोगों को आने का अवसर मिला। उनके चरणों पे हमारी वंदना है, सेवा है कि छत्तीसगढ़ में जो हम सब रहते हैं, हम सब एक रहें, सुरक्षित रहें, दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के विकास में सहभागी बने, और इसी इच्छा के साथ आप लोग पिछले 10 वर्षों से एक कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सबके वरिष्ठ माननीय अरविंद जी नेताम यहाँ मंच पर है, माननीय नंद कुमार जी, और आप संरक्षक हैं हम सबके, वो भी मंच पर है। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और सारे देश में घूम घूमकर सब प्रकार के लोगों से मिलने का क्रम जो अनवरत बना कर रखते हैं, ऐसे माननीय श्री रामलाल जी, वो भी मंच पर हैं। माननीय रामविचार जी प्रदेश के मंत्री हैं, वो भी मंच पर हैं, और ऐसे सभी वरिष्ठ लोगों का कथन मनन हमको सुनने मिलेगा। मंच पर आशाराम जी हैं, विक्रम जी हैं, DS रावटे जी हैं, माननीय अकबर राम जी कोर्राम हैं, मोहन कोमड़े जी हैं, सुभाष परते जी हैं, सुमित्रा मड़कोले जी हैं, तथा इस प्रांगण में और भी कितने ही समाज के कार्यकर्ता हैं। उन सबको मैं देख रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि ये सत्संग, इतने सारे लोगों का साथ में आना, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। लोगों का अपने आदिवासी समाज के बारे में जो भी मानना हो, परंतु मेरा तो यही मानना है कि आप सभी लोग बहुत जागरूक हैं, सामाजिक रूप से भी जागरूक हैं, आपकी एकता बड़ी प्रभावी है, आप राजनीतिक रूप से भी जागरूक हैं और आप सारे विषयों को अच्छे से सोचते हैं। आपकी बैठकें होती हैं,
उसमें सारे बड़े लोग विचार करते हैं। माननीय अरविंद जी का कहना था कि अब इस विचार के क्रम में सारा समाज साथ उड़े, साथ बैठे, दिशा तय करे, हम सबके बीच में विचारों का आदान प्रदान हो। और ऐसा सोचते हुए उन्होंने हम लोगों को आज ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ आए, आपके साथ बैठें, आप लोगों की बात सुने, आप लोगों का उत्साह देखें, आप लोगों की भावनाओं से परिचित हों और आप लोग भी हमारी भावनाओं से परिचित हों। मैं क्या कहूं, मैंने पूछा तो भैया ने बोला कि आप तो अपने अनुभव की बात करो। मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। तो कबीरदास जी ने कहे ना कि मैं कहता आंखन की देखी। तो मैं भी यही सोचता हूं कि जो मैंने, जैसे आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, आप लोग अपने जीवन में अपने वरिष्ठों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, आप अपने समाज में घूमते हैं, स्थिति परिस्थिति देखते हैं, क्या बदलाव हो रहा है, कौन बदल रहा है, ये सब देखते हैं और वो देखकर आप तय करते हैं कि क्या करना चाहिए। वैसे मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं भी अपने वरिष्ठों से सीखता हूँ कि वो वास्तव में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, और ये बहुत महत्व की बात है। मैं ऐसी ही कुछ बात आपके साथ और साझा करना चाहता हूँ। आप में से सब वरिष्ठ यहाँ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, जनजाति विषयों पर काफी जागरूक रहते हैं। आप लोगों को याद होगा कुछ साल पहले और बस्तर की जगदलपुर क्षेत्र की 19 ग्राम सभाओं ने और एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि इन ग्राम सभाओं में रूढ़ी परंपरा के अनुरूप ही काम चलेगा और यहाँ पर जो विदेशी लोग आ रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, मतांतरण कर रहे हैं, उसको हम नहीं करने देंगे। और एक बहुत बड़ा एक विचार विमर्श का क्रम शुरू हो गया और इस्राएली मिशनरियों ने उसके खिलाफ कोर्ट में अपील की और उस समय सभी सामाजिक संगठनों में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच भी, और ये बात आई कि ये चल रहा है, क्या होगा करके। सभी बड़े संतुष्ट थे कि हाँ ऐसे होना चाहिए। परंतु बात होत रही थी उस समय हमारे सबसे बड़े हमारे अधिकारी परम पूज्य मोहन भागवत जी भी थे, उनके सामने भी चर्चा हुई। कई लोगों ने कहा कि ये हो रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि भैया आज चर्च को नहीं बनाने दे रहे हैं, कल मंदिर को नहीं बनाने देंगे, ऐसी भी बात हो रही है, क्या करना चाहिए। मैं अपने सामने भागवत जी थे, बोले क्या बात की चिंता करते हो, क्या जरूरत है वहां मंदिर बनने की, जिसकी पूजा चल रही है वही चलती रहे, जो देवगुण यहाँ है उनकी पूजा होती रहे, जो मात्र देवता वहां के हैं गांवों की उनकी पूजा होती रहे, वहां के जो गायता पुजारी मांझी है उनका सम्मान बना रहे, उनकी यात्रा चलती रहे, वो अपनी परंपरा से जुड़े रहे। इतना बस हमारे लिए पर्याप्त है। हमको क्या करना है, ये जो विदेशी प्रचार आ रहा है इसको रुकना चाहिए। जी जो आरएसएस के जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है इनके पास, मैंने इनका समझिए कि मध्य प्रदेश और पता नहीं विदर्भ कहाँ बहुत बड़ी रियासत है इनकी, जो आरएसएस के काम को देखते हैं। बड़ी अच्छी बात है वो भी आए और अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से, सुलझे हुए ढंग से रखे। और यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारीगण, जिला के, तहसील के, महिला विंग के, नवयुवक विंग के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर पधारे हुए अन्य समाज के भी अतिथिगण, भाइयों और बहनों और मीडिया के हमारे साथियों, आज जो कार्यक्रम हो रहा है 11वां साल है। मैं मुख्य अतिथि जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस राज्य में अपने किस्म की अलग कार्यक्रम होता है। 3 दिन का कार्यक्रम होता है। इसमें देवी देवताओं का भी मान सम्मान करते हैं, अपनी सांस्कृतिक का पंचायत होगा समाज की, उसमें सभी विषयों पर चर्चा भी करेंगे और राज्य सरकार को ज्ञापन जो सौंपा जाएगा कल चीफ मिनिस्टर को, उसमें चर्चा भी होगी। मेला के बहाने आसपास के और इलाके के लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी मेला है इस इलाके में,
तो लोग भी आते हैं, नई पीढ़ी के बच्चे भी आते हैं, देखते हैं इसको और समझने का भेंट मुलाकात होती है। और ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि साल में एक बार होने से समाज को भी इकट्ठा होकर के अपने सुख दुख को चर्चा करने का मौका मिलता है और सरकार के सामने अपनी बात को कहते भी हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य है और मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार के सहयोग से ये पिछले 11 साल से हो रहा है, इसलिए हम राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और कल मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनको भी धन्यवाद देंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक करने का श्रेय ये जो राजाराव बाबा और माँ कंकालिनी को जाता है। तो आश्चर्य होगा, पिछले 10 साल में इतने बड़े आयोजन करने के बाद भी कोई तकलीफ इसमें 3 दिन के मेला में नहीं हुआ। उनकी कृपा से सब अच्छी तरह से निपट जाता है और हमें उम्मीद है इस बार भी होगा। साथियों, ये आज जो मुख्य अतिथि जी आए हैं माननीय रामलाल जी, इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है और कई लोग बड़ा आश्चर्य हुआ है इस बार कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी को कभी भी मुख्य अतिथि के रूप में आज तक यहाँ बुलाया नहीं गया और कई जगह नहीं भी बुलाते। इस बार क्यों बुलाए हैं वो भी जानना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि जो मुख्य अतिथि जी आए हैं इनकी अपनी एक अनुभव है। इस देश में सबसे बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के पदाधिकारी हैं और चिंतन मंथन करते रहते हैं और इनके पास अनुसांगिक संगठन बहुत हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं के अंडर में रहते हैं। ये मातृ संस्था है और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चाहे दिल्ली के हो या राज्य की हो, ये समय समय पे दिशा निर्देश देते रहते हैं और नियंत्रण भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से सोचा कि कुछ ऐसे मसले हैं जो विनोद नागवंशी जी ने कहा कि ऐसे मसले हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और मैं मान्यवर जी को मैं कहना चाहूँगा जो हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं दूंगा, उसमें ज़्यादा विषय नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर के जो विषय हैं उन्हीं पे ही आपको देंगे और उसमें हम निवेदन करेंगे कि इसमें संघ पे विचार करें। राजाराव बाबाना कली कंकालीन यायाना लिंगो बाबाना सबको आज इस कार्यक्रम में अपनी बात शुरू करूं उसके पहले माँ कंकालिन को, बाबा राजाराव को अपनी शीश नमन करते हुए और आज के जो मुख्य कार्यक्रम है शहीद वीर नारायण सिंह को श्रद्धांजलि देने का भी है, उसको भी श्रद्धांजलि देते हुए सभी देवी देवताओं को याद करते हुए और यहाँ पर आज जो मुख्य अतिथि साहब हैं माननीय रामलाल जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई राम विचार नेताम जी जो छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और इस कार्यक्रम में अभी पूर्व वक्ता रहे डॉक्टर पुर्णेंदु सक्सेना जी जो आरएसएस के जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है इनके पास
यानी इनका समझिए कि मध्य प्रदेश और पता नहीं विदर्भ कहाँ कहाँ बहुत बड़ी रियासत है इनकी जो आरएसएस के काम को देखते हैं। बड़ी अच्छी बात है वो भी आए और अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से सुलझे हुए ढंग से रखे। और यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारीगण, जिला के, तहसील के, महिला विंग के, नवयुवक विंग के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर पधारे हुए अन्य समाज के भी अतिथिगण, भाइयों और बहनों और मीडिया के हमारे साथियों, आज जो कार्यक्रम हो रहा है 11वां साल है। मैं मुख्य अतिथि जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये इस राज्य में अपने किस्म की अलग कार्यक्रम होता है। 3 दिन का कार्यक्रम होता है। इसमें देवी देवताओं का भी मान सम्मान करते हैं, अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी प्रदर्शन होता है। ये अपने आप में बहुत हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक करने का श्रेय ये जो राजाराम बाबा और माँ कंकालिन को जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, पिछले 10 साल में इतने बड़े आयोजन करने के बाद भी कोई तकलीफ इसमें 3 दिन के मेला में नहीं हुआ। उनकी कृपा से सब अच्छी तरह से निपट जाता है और हमें उम्मीद है इस बार भी होगा। साथियों, ये आज जो मुख्य अतिथि जी आए हैं, माननीय रामलाल जी, इनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है और कई लोग बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस बार कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी को कभी भी मुख्य अतिथि के रूप में आज तक यहाँ बुलाया नहीं गया और कई जगह नहीं भी बुलाते। इस बार क्यों बुलाए हैं वो भी जानना चाहिए, तभी आपको समझ आएगा कि जो मुख्य अतिथि जी आए हैं इनकी अपनी एक अनुभव है। इस देश में सबसे बड़ी सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के पदाधिकारी हैं और चिंतन मंथन करते रहते हैं और इनके पास अनुषांगिक संगठन बहुत हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं के अंडर में रहते हैं। ये मातृ संस्था है और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चाहे दिल्ली के हो या राज्य की हो, ये समय समय पे दिशा निर्देश देते रहते हैं और नियंत्रण भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से सोचा कि कुछ ऐसे मसले हैं जो विनोद नागवंशी जी ने कहा कि ऐसे मसले हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। और मैं मान्यवर जी को मैं कहना चाहूँगा, जो हम मेमोरेंडम देने जा रहे हैं दूंगा, उसमें ज़्यादा विषय नहीं है। जो राष्ट्रीय स्तर के जो विषय हैं उन्हीं पे ही आपको देंगे और उसमें हम निवेदन करेंगे कि इसमें संघ पे विचार करें और उसको भारत सरकार को कोशिश करें कि उन तक पहुंचाएं और अपने विचार या हम जो सोचते हैं उनको वहाँ तक पहुंचाएं। तो ये जो मान्यवर जी हैं, हमारे भाई साहब हैं, जो आज आए हैं, मेरे निवेदन पे विशेष तौर से आए हैं। जब संगमा जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो बहुत से राजनीतिक दल थे उसके साथी साथ में थे। तो ये राष्ट्रीय स्तर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री होने के नाते मैं और संगमा जी काफ़ी बहुत से मुद्दे पे चर्चा करते थे और बहुत सुलझे हुए आदमी हैं और हमें खुशी होती है कि सुलझे हुए आदमी के सामने हम समाज की समस्या को, शायद पहली बार होगा कि आदिवासी समाज की तरफ से अपनी बात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने रखा जाएगा या रखेंगे। शायद
और रखे होंगे हमें नहीं मालूम। जब तक हम अपनी बात को इनके सामने रखेंगे नहीं तो इनको भी तो समझना होगा ना। ये अपने ढंग से करते रहते हैं चिंतन मंथन, वो अलग बात है, पर समाज की तरफ से पहली बार हम सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ में अपनी बात को रखने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं। आप आए, हम बहुत आभारी हैं आपके माननीय साहब। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के इस अवसर पर मैं कुछ मुद्दों पर जरूर चर्चा करना चाहूँगा जो मेमोरेंडम में भी है। सबसे पहला मुद्दा जो देश में आज देश के आदिवासी समाज में चर्चा का विषय भी है वो है आपके धर्म कोड। पूरा देश का आदिवासी समाज इस बात की प्रयास कर रहा है कि हमको भारत सरकार की तरफ से धर्म कोड की अनुमति मिल जाए, अलग से हमारा धर्म कोड हो। हम क्यों चाहते हैं धर्म कोड? भाई साहब आपके मैं कहना चाहता हूं, इस देश में बौद्ध धर्म इस देश में पैदा हुआ, इस देश में आपके जैन धर्म पैदा हुआ, इस देश में सिख धर्म पैदा हुआ। तो इस प्रकार से सब सनातन के बीच से पैदा हुआ है ना। आप लोगों ने इसको मान्यता दे दी है। हम तो यही चाहते हैं ना, बड़े छतरी के नीचे हम लोगों को भी ये मान्यता मिले तो हमें एक हमें संतुष्टि इस बात की होगी कि आज देश का आदिवासी समाज अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हमारी पहचान इस देश में रहेगी कि नहीं रहेगी, इस बात की चिंता है। और इसमें हमारी धर्म कोड के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी पहचान इस देश में मूल निवासी होने के नाते बनी रहे। ये सबसे बड़ी बात मुद्दा है। पर मैं जानता हूं कि इस देश में आदिवासी समाज में एक मत नहीं है। ये भी ऊपर स्तर पे सभी, चाहे सरकारें हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे कोई संस्था हो या आरएसएस हो, ये भी जानती है कि इस मामले में पूरे आदिवासी समाज एक मत नहीं है। तो इस बात के भी हम प्रयास करने वाले हैं, कर रहे हैं कि एक मत हो और भारत सरकार इसको मान्यता दे। से आदिवासी समाज कभी समझौता नहीं किया। 150 साल पहले अंग्रेजों से लड़े, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। भाई साहब 1991 में उदारीकरण के बाद जो नीतिगत फैसला हुआ वो कांग्रेस पार्टी के समय हुआ। भारतीय जनता पार्टी उसमें उसका कोई योगदान नहीं रहा। उससे काफी बड़ा परिवर्तन हो गया है और ये उदारीकरण की वजह से आज अधिग्रहण जंगल का, जमीन का जब चाहे तब सरकार कर ले, ये चिंता का विषय है आदिवासी समाज के लिए। मैं आप दोनों से चाहता हूं, हम समाज ये नहीं चाहता कि भाई हम बिल्कुल विकास के काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा हम बिल्कुल इस मत के नहीं है। विकास हो, पर आदिवासी समाज को पूछोगे कि नहीं पूछोगे? मैं तो इतने साल पार्लियामेंट का मेंबर रहा, मंत्री रहा, सब कुछ रहा, इस देश में ढूंढता रहा कि कहाँ व्यवस्थापन का इस देश में सबसे अच्छा काम कहाँ हुआ है, कहीं मुझे देखने को नहीं मिला। उजाड़ने में सरकार, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबसे पहले वो एक पैर में खड़ा रहता है कि हाँ आदिवासियों को उजाड़ो। बसाने की जब बात आती है तो इधर उधर झांकते रहते हैं। कई है आज भी, आज तक नहीं बच सके। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो कानून ही बना दिया कि आप जंगल भी प्राइवेट सेक्टर को जाएगा, जमीन भी लीज में जाएगा।
30 साल, 99 साल। अरे अगर ये चला गया तो फिर बचा क्या? कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना चाहिए, सोचना चाहिए। आप दोनों को बुलाने के पीछे हमारा मकसद यही है। हम जानते हैं, हम केंद्र सरकार है, राज्य सरकार तक अपनी बात कहेंगे, कुछ सुनने वाला नहीं, क्योंकि आप लोग चिंतन मंथन करते हैं समस्याओं पे, मुद्दों पे, इसलिए आप लोगों को बुला करके अपनी दिल की बात को, अपनी इसकी बात को रख रहे हैं। नाम है मन्नूराम, मधुराम का ठाकुर होगा रोटी हाँ। हर साल आता कि इस साल आया है? हर साल आता है। काय लोक नृत्य देखे करके भाषण सुने बार का चीज बार आता है? भाषण सुने बा भाषण सुने बार। अच्छा अच्छा, हर साल आता है। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इसमें हम लोग मदद करें। मोदी जी 11 साल हो गए, ये 11वां साल में ऐसे का मजबूरी आ गई कि आरएसएस के प्रमुख ला आपके इतना बड़े राज्य स्तर के कार्यक्रम में शामिल करने की जरूरत पड़ गई? नहीं, आरएसएस के आदमी ला शामिल करने की जरूरत पड़ेगी वो बात नहीं है। ये संवैधानिक मुद्दा है। जहाँ तक की बात है, इसके पहले आदिवासी समाज का एक धर्म कोड हुआ करता था जो 54-55 में था। धर्म कोड था उनके साथ, जैसा धर्म कोड अभी 6 धर्म कोड है, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, जैन का भी है, इस टाइप का आदिवासी का भी था। लेकिन उसके बाद से वो गायब हो गया है। हमारे कहना गायब क्यों हुआ धर्म कोड? जब छोटे छोटे समाज को धर्म कोड दिया जा सकता है, एक आदिवासी समाज जो 32% है यहाँ पे, टोटल स्टेट में 9% है, उसको धर्म कोड क्यों नहीं दिया जा सकता? इसके कारण हम आरएसएस के आदमियों के साथ आज बैठ के, नेशनल जो फिगर है आरएसएस का, उसके साथ बैठ के हम लोग ये चर्चा करना चाहते हैं, साहब आपको तकलीफ किस बात का है? यदि हमारा जल जंगल जमीन चला जाएगा, इतना धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब हमको धर्म नहीं देंगे तो कैसे होगा? इसके कारण आज हम उसको बुलाया गया है। पूरा समाज के साथ अभी रात को उनके साथ बैठक होना है, और उनका क्या मजबूरी है, हम लोग का क्या मजबूरी है, इसको हम लोग बताएंगे। जैसा आज के तारीख में प्रदेश में भी सरकार है बीजेपी का जो आरएसएस हैंडल करता है, दिल्ली में सरकार है जो बीजेपी का जो आरएसएस हैंडल करता है। जब आरएसएस सरकार को हैंडल कर रहा है तो हमारा धर्म कोड का फाइनल करें। धर्म कोड मिलेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तभी हमारा गिनती होगा। अभी तो हम लोग कौन सा धर्म मान रहे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो ये कहा जा रहा है कि भाई बटोगे तो कटोगे। इस वक्त जब देश को एकता की जरूरत है, उस समय जातीयता की बात करना, धर्म अलग कोड बनाने की बात करना, क्या लगता है देश कमजोर नहीं होगा? देश कभी कमजोर नहीं हो सकता साहब। देश जब 1947 में जो स्वतंत्र हुआ, उस समय जो लड़े हैं, उस समय ना जाति था, ना धर्म था, ना कुछ नहीं था, सब लोग देश के प्रति समर्पित है। आज भी लोग देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे। कटोगे बटोगे राजनीतिक भाषा है, उसको तो भूल जाए। अनावश्यक किसी भी धर्म, किसी भी जाति के ऊपर कोई आंच ना उठाए, ये बात गलत। देश अलग चीज है। क्या नरेंद्र मोदी उस समय पैदा हो गया था? भाजपा जनता पार्टी कितने लोग लड़े देश को बचाने के लिए। सिख समाज उस समय आया था साहब 50 को, उसको देखो, गुरु गोविंद सिंह के देखो जो शुरुआत किया था। अब ये हिंदू समाज को बचाने के लिए सिख समाज ने आया था। सिख समाज ही था तभी हिंदू समाज बचा है। हिंदू समाज को बचाने के लिए सिख समाज ने रास्ते में आया था, सब हिंदू समाज बचाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने से देश नहीं चलेगा, देश बचेगा, देश रहेगा, देश की प्रति कोई आंख नहीं उठा सकता। ये धर्मांतरण एक बड़े मुद्दे के रूप में चर्चा चल रही है मंच पे। धर्मांतरण को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं समाज? धर्मांतरण को हम लोग भी बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं। इसीलिए हम लोग का अभी आरएसएस प्रमुख आया है, उनके साथ बैठ के क्या रणनीति होगा, हम लोग सामाजिक रूप से उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत सोचनीय विषय है। और समाज हम लोग का हमेशा बैठक हो रहा है कि हम लोग धर्मांतरण को कैसे रोकें। यदि धर्मांतरण हो जाएगा, मैक्सिमम आदिवासी समाज धर्मांतरण हो जाएगा, ये मान के चलिए आदिवासी समाज जो छत्तीसगढ़ में 32% है, देश में 9% है, अल्पसंख्यक को जाएंगे। इस बात का चिंता हमको भी है, हमारे समाज को भी है, और लगातार हम लोग सामाजिक मुद्दे में काम कर रहे हैं। धर्म कोड इन सारी बुराइयों को रोक देगा, ऐसा मानते हैं आप? धर्म कोड बुराई रोकेगा नहीं बोलेगा साहब। धर्म कोड एक हमारा गिनती शुरू होगा कि आदिवासी समाज के भी धर्म कोड है, इस धर्म में इतने सारे लोग हैं। जब जनगणना वाला कॉलम में एक कोई धर्म कोड का कॉलम आएगा,
जब हम उसमें लिखेंगे, आदिवासी लिखेंगे, ट्राइबल लिखेंगे, जो भी धर्म कोड हमको अलॉट होगा, जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हमारा एक गिनती चालू होगा। जब गिनती चालू होगा तो उसके हिसाब से पॉलिसी बनेगा और बहुत सारा उससे बेनिफिट है सर। खाली धर्म से ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग कोड मांग रहे हैं अपना काउंटिंग के लिए, अपना अस्तित्व, अपना संस्कृति, अपना संस्कार को बचाने के लिए मांग रहे हैं। मुख्य वक्ता आपके अरविंद नेताम जी, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, बता रहे हैं कि आधे लोग सनातन धर्म मानते हैं और आधे लोग गौड़ी धर्म जो भी परंपरागत है उसको मानते हैं, लेकिन सब मिला के आपका बड़ा देव हो या हमारा महादेव हो, एक ही है कि अलग अलग मानते हैं आप? सभी एक ही है सर। देखिए मैदानी क्षेत्र में, देखिए बस्तर क्षेत्र कहा जाए, अंबिकापुर क्षेत्र कहा जाए, बस्तर में शुरू से कोई भी जाति, कोई भी समाज के लोग रहे हैं, बस्तर कल्चर में ढल गए। मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में जिसका बाहुल्यता रहा है उसको उसी हिसाब से ढल गए, लेकिन उसका जाति, उसका धर्म नहीं बदला ना। रहन सहन, खान पान, बार बिहाव, मरनी हरनी, ये जितना सिस्टम है वो उसमें शामिल हो गया। आज भी आप देखिए बस्तर में, अंबिकापुर में जितने लोग अन्य समाज के लोग भी होते हैं, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान, जो भी जाति के लोग रहते हैं, उन लोगों का संस्कार, उन लोगों का शादी बार ब्याह बस्तर के हिसाब से होता है, क्योंकि बस्तर का बाहुल्यता है। जिसका जिस गांव बाहुल्यता रहेगा साहब, उसके हिसाब से एक आध दो घर वाले क्या करेंगे, वैसे ढल जाते हैं और नेचुरल है वो। जनसंख्या विस्फोट अगर होगा तो फिर जल जंगल जमीन कैसे बचेगा? जल जंगल जमीन को यदि नहीं बचाएंगे साहब, ये मान के चलिए देश बर्बाद हो जाएगा। खाली छत्तीसगढ़ के बात में नहीं कर रहा हूँ। आज हजोम जिस हिसाब से जंगल कट रहा है, तो अरपा नदी बना हुआ है साहब। अरपा नदी देख लेने, यदि जंगल पूरा कटा तो अरपा नदी में कभी भी 24 महीने 12 महीने में एक भी दिन पानी नहीं आएगा। और बस्तर संभाग और बहुत सारा जो संभाग है वो इतना युद्ध से पानी के लिए तड़पेंगे जिसका अंदाज ही नहीं लगाया जा सकता है। हमारा सरकार से कहना है, आप नेचर को मत बदलिए साहब। नेचर ही शुरू से रहा है, जल जंगल जमीन, नदी नाला जंगल जमीन नहीं रहेगा तो आपको हवा कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? इसको बता दिए ना, जो कोरोना आया था वो ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए पर्यावरण को न छेड़े, ज्यादा अच्छा है। ये अंचल पूरा यहाँ से लेकर के सुदूर हमारे तेलंगाना राज्य से लगा, उड़ीसा राज्य से लगा, महाराष्ट्र राज्य से लगा, इधर अन्य हमारे उत्तर में उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, झारखंड तक, ये बीच में जतने आदिवासी समाज रहा, ये लगभग करीब करीब ये प्रदेश में 42 प्रकार का आदिवासी मन रहते हैं। 42 प्रकार का, जौन में की सबसे अधिक हमारे आदिवासी समाज का, एक गौड़ समाज का निवास करे वाला, ये पूरा बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, बाकी ये धमतरी, बालोद से लेके, कांकेर से लेके, कोंडा गांव से लेकर के दंतेवाड़ा, इस सभी जगह में बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज में निवास है। मोदी सरकार के देन है कि ये सरकार ने चारों तरफ विकास का काम भी करन। ये राजा राव पठार का मेला कर भी आयोजन करे के लिए सरकार की मदद से ये पूरा योजना चलाओ जाए। आज मेला का आयोजन हमारा आदरणीय ब्रह्मानंद भाई, आदरणीय देवराज जी, आदरणीय विक्रम सिंह जी, ये मन विकास है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, सबके व्यवस्था करने के लिए 80,000 करोड़ का योजना बना के काम करें। कितना कर? 80,000। ये निश्चित है 80,000 करोड़ का एकड़ में हमारे छत्तीसगढ़ का